Hello everyone, welcome to 12th Commerce SP lecture. Today we are going to start with chapter number 3, that is issue of share. So come down to your textbook. This is chapter number 3, issue of share, page number 39. Friends, अभी तक हमने लर्न किया what is share and what are types of share. उसमें हमने इक्विटी शेयर देखा, प्रेफरेंस शेयर देखा, टाइप्स ऑफ इक्विटी शेयर, टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर, ये सारी बातें देखी. अब हम देखेंगे कि अगर आपकी कंपनी शेयर इशू करना चाहती है मार्केट में, दैट मींस कैपिटल कलेक्ट करना चाहती है थ्रू इशू ऑफ शेयर, तो उसका क्या प्रोसीजर है, उसको कौन से रूल्स एंड रेगुलेशंस गो थ्रू करने पड़ेंगे, अकम्प्लिश करने पड़ेंगे, कहां से परमिशन लेने की जरूरत है, तो टोटल क्या प्रोसीजर होगा A to Z आज हम यहां पर देखने वाले हैं. सो स्टार्टिंग विथ इंट्रोडक्शन. In chapter 2 we studied the different sources of finance that a company can use to raise funds raise करने के लिए कंपनी कौन कौन से सोर्सेस का इस्तेमाल कर सकती है, वो हमने चैप्टर नंबर 2 में देखा. यस, इक्विटी, प्रेफरेंस, डिबेंचर, बॉन्ड, डिपॉजिट्स, ये सारी चीजें हमने देखी. द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ अ कंपनी कंसिस्ट ऑफ इट्स ओन्ड फंड एंड बोरोड फंड, है ना, खुद का पैसा और लोन लिया हुआ पैसा, ये दो पार्ट में डिवाइडेड है. Owned fund are made up of equity share, preference share, and retained earning. Retained earning हमने देखा, plugging back of profit, savings of the company. Yes, a company limited by shares raises share capital by issuing share. Share issue करके हम share capital को collect कर सकते हैं. मतलब जनरल पब्लिक से शेयर के रूप में पैसा लेना है तो हमें क्या इशू करना पड़ेगा, शेयर इशू करना पड़ेगा मार्केट में. So we are going to study in detail how a company issue different types of shares depending upon its needs. तो हमारी जरूरत के अनुसार, according to our needs, which different types we have of shares that we can issue. We will also learn about various concepts related to share. Share से related जो concept है वो भी इस chapter में हम करने वाले हैं. तो सबसे पहला part आ जाता है क्लासिफिकेशन ऑफ शेयर कैपिटल का. बहुत ही इजी टास्क है और इसके बारे में हम पहले लर्न कर चुके हैं, पीपीटी के थ्रू मैंने आपको कराया था. तो क्लासिफिकेशन ऑफ शेयर कैपिटल, ध्यान रखना यहां पर वर्ड क्या जुड़ा हुआ है, शेयर कैपिटल. सिर्फ शेयर की बात नहीं कर रहे हैं, शेयर कैपिटल की बात कर रहे हैं. तो जब ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आता है क्लासिफिकेशन ऑफ शेयर कैपिटल, तो आपको स्टार्ट कहां से करना है, आपको स्टार्ट करना है ऑथराइज्ड कैपिटल और नॉमिनल कैपिटल. क्या होता है ये ऑथराइज्ड कैपिटल, नॉमिनल कैपिटल? Authorized capital is that capital which a company can collect throughout its lifetime. मतलब कंपनी अपने पूरे जीवन काल में जितना पैसा जनरल पब्लिक से शेयर के रूप में इकट्ठा कर सकती है उसे हम कहते हैं ऑथराइज्ड कैपिटल. और एक नाम है नॉमिनल कैपिटल, और यू कैन ऑल्सो कॉल इट एज रजिस्टर्ड कैपिटल. बात समझ में आई क्या? तो इनके ये तीन नाम हैं, ऑथराइज्ड, नॉमिनल और रजिस्टर्ड कैपिटल. तो से फॉर एग्जांपल कंपनी इक्विटी शेयर इशू करना चाहती है और उसके थ्रू 10 लाख रुपीस कलेक्ट करना चाहती है. कितना कलेक्ट करना चाहती है? 10 लाख. तो हमने यहां पर वन शेयर का प्राइस डिसाइड किया एंड दैट इज 10 रुपीस. तो आप बताइए, अगर मुझे 10 लाख रुपीस कलेक्ट करना है और एक शेयर का प्राइस मैंने 10 रुपीस रखा है, तो कितने शेयर्स मुझे इशू करने पड़ेंगे? तो अगर आप डिवाइड करते हैं तो आपको मिलेगा यहां पर 1 लाख इक्विटी शेयर, 1 लाख इक्विटी शेयर. यस और नो? तो हम यहां पर 1 लाख इक्विटी शेयर इशू करेंगे ऑफ ₹10 ईच. तो टोटल हम कलेक्ट कर सकते हैं 10 लाख रुपीस. तो ये अमाउंट हम कलेक्ट कर सकते हैं.
अभी करना है ऐसा नहीं है। व्हाट डज इट मीन? थ्रू आउट द लाइफ टाइम। फॉर एग्जाम्पल, अभी हमें सिर्फ 5 लाख रुपीस की जरूरत है। कितने की जरूरत है? 5 लाख की। तो क्या हम पूरा का पूरा शेयर कैपिटल इश्यू करेंगे? आंसर इज नो। ये सिर्फ हमने लिख के रखा है कि हम अपने लाइफ टाइम में कितना कलेक्ट करने वाले हैं। ये बात समझ में आई क्या आपको? तो बाकी पैसे हम कब इश्यू करेंगे? जैसे जैसे हमारी नीड इंक्रीज होगी। फॉर एग्जाम्पल, आफ्टर द पीरियड ऑफ 10 ईयर्स और 15 ईयर्स डाउन द लाइन, बाद में हमें ऐसा लगा कि हमें और शेयर इश्यू करने चाहिए, तो हम बाकी के और शेयर इश्यू करेंगे। बट हमारी लिमिट कहां तक है? 1 लाख इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच तक है। इससे ज्यादा हम इश्यू नहीं कर सकते। अगर आपको इससे ज्यादा इश्यू करना है तो आपको ये ऑथराइज कैपिटल चेंज करना होगा, मॉडिफाई करना होगा। गेटिंग इट एवरीवन? तभी जाकर के आप इससे ज्यादा कैपिटल कलेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज आपने अपने लिए एक लिमिट सेट कर दिया है कि मैं अपने लाइफ टाइम में, मैं मतलब कौन? कंपनी। कंपनी इन इट्स होल लाइफ टाइम can issue this much amount of equity shares only। तो उसे हम क्या कहते हैं? नॉमिनल कैपिटल। क्या कहते हैं? नॉमिनल कैपिटल। इसके बाद बात आती है इश्यूड कैपिटल की। तो कंपनी ने डिसाइड किया कि आज की तारीख में हमें कितने अमाउंट की जरूरत है। तो हमें 4 लाख रुपीस की जरूरत है। तो ये जो 10 लाख रुपीस है, इसमें से 4 लाख रुपीस के शेयर आज, इस साल हम क्या करेंगे? इश्यू करेंगे। सो 40,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच हम मार्केट में इश्यू करेंगे, तो उसे हम बोलेंगे इश्यूड कैपिटल। क्या बोलेंगे? इश्यूड कैपिटल। मतलब हमने इसे बेचने के लिए रखा है। जैसे एक स्टोर होता है ना, स्टोर में बहुत सारे प्रोडक्ट रखे जाते हैं सेल करने के लिए, तो हमने भी यहां पर सेल करने के लिए रखा, जिसे हम कहते हैं इश्यूड। और बाकी का जो 60,000 शेयर है, क्या ये सेल के लिए अवेलेबल है? आंसर इज नो। इसको हमने साइड में रखा है, इसको बोलेंगे अनइश्यूड कैपिटल। बाद में फ्यूचर में आफ्टर 10 ईयर्स, 15 ईयर्स, 20 ईयर्स डाउन द लाइन, जब हमें जरूरत पड़ेगी तब हम इश्यू करेंगे, लेकिन आज इश्यू नहीं करेंगे। तो ये सेल के लिए उपलब्ध है क्या? आंसर इज नो। आज हम बेचने के लिए इसको स्टोर में रखेंगे नहीं। तो हमने सेल करने के लिए कितना रखा है? 40,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 इच, दैट इज टोटल कैपिटल इज 4 लाख रुपीस। तो इसे हम बोलेंगे इश्यूड कैपिटल। ये सेल करने के लिए हमने ऑफर में रखा हुआ है। ऑफर इन द सेंस हम सबको बता रहे हैं कि इतना हम बेचने वाले हैं। अब इस इश्यूड कैपिटल में ये जरूरी नहीं है ना कि हम जितना सेल करने के लिए रखें सबका सब बिक जाएगा। ऐसा होता है क्या? बहुत रेयर होता है ना। अगर आपका प्रोडक्ट का डिमांड बहुत ज्यादा है तो ऐसा हो सकता है कि आपने सेल करने के लिए रखा और तुरंत आपका स्टॉक खाली हो गया, बराबर। लेकिन जिस प्रोडक्ट का डिमांड इतना नहीं है, न्यू प्रोडक्ट है, तो उसको सेल होने में टाइम लगता है। हमें पता नहीं होता कि कितना सेल होगा। बेस्ट एग्जांपल वड़ा पाव। अभी वड़ा पाव वाला वड़ा पाव बना के रख दे, तो क्या उसको मालूम है ये पूरे वड़ा पाव आज बिक जाएंगे? आंसर इज नो। हो सकता है पूरे बिक भी जाएं, हो सकता है कुछ बच भी जाएं। तो यहां पर हमने रखा था 40,000 इक्विटी शेयर फॉर सेल, लेकिन लोगों ने सब्सक्राइब किया। सब्सक्राइब किया मतलब अप्लाई किया उन्होंने कि हमें शेयर चाहिए। कितना चाहिए? 30,000। एक एग्जांपल हम ले रहे हैं, कुछ भी हो सकता है। 30,000, 35,000, 40,000 भी हो सकता है। तो सब्सक्राइब लोगों ने कितना किया? मतलब लोगों ने परचेस करने के लिए रिक्वेस्ट कितना डाला? 30,000 का लोग तैयार हैं परचेस करने के लिए। तो जो लोगों ने नहीं खरीदा उसे हम कहेंगे अनसब्सक्राइब कैपिटल। हमने बेचने के लिए तो रखा था, लेकिन लोगों ने खरीदा नहीं है, उसे क्या कहेंगे? अनसब्सक्राइब कैपिटल। और जो लोगों ने परचेस करने के लिए रिक्वेस्ट डाला है उसे कहेंगे सब्सक्राइब कैपिटल। तो लोग यहां पर परचेस करना चाहते हैं 30,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच। सही बात है। अब आगे क्या होता है? हम लोगों की रिक्वेस्ट देखते हैं, एप्लीकेशन देखते हैं। अब हमारा काम यह होता है डिसाइड करने का कि हमको शेयर देना है या नहीं देना। ये तो कॉलेज के एडमिशन के जैसा हो गया। कॉलेज के पास सीट्स अवेलेबल है, ठीक है ना, और आप अप्लाई करते हैं कि हमको एडमिशन दे दीजिए। अब कॉलेज डिसाइड करेगा ना कि आपको एडमिशन देना है या नहीं देना है, बराबर है ना। तो कॉलेज क्या करता है?
अगर आपका रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लिया मतलब आपको एडमिशन मिल गया। उसी तरीके से यहां पर जब आपने अप्लाई किया और कंपनी ने क्या कर दिया, आपको सिलेक्ट कर लिया, तो मतलब आपको शेयर मिलेगा। तो यहां पर 30,000 शेयर्स बिक गए, 30,000 शेयर्स बिक गए। अब यहां पर एक चीज क्या है कि हर एक शेयर का प्राइस 10 रुपीज है और इस तरीके से हमको कलेक्ट करना है 3 लाख रुपीज। कितना कलेक्ट करना है? 3 लाख रुपीज। जो हमारे शेयर होल्डर हैं उनको आसानी हो, डिफिकल्टी ना हो, इसके लिए हमने उनको डेफर्ड पेमेंट का ऑप्शन दिया। डेफर्ड पेमेंट मतलब इंस्टॉलमेंट में। तो हमने यहां पर स्टार्टिंग में आउट ऑफ दिस 10 रुपीज सिर्फ 5 रुपीज डिमांड किया। 10 रुपीज में से कितना डिमांड किया? 5 रुपीज। तो जो 5 रुपीज हमने डिमांड किया उसे हम बोलेंगे कॉल्ड अप कैपिटल। मतलब अभी हम बोल रहे हैं फिलहाल के लिए हमको पूरा का पूरा 3 लाख रुपीज की जरूरत नहीं है। आप क्या करें, 30,000 शेयर पे 5 रुपीज पे करें, कितना आप डिमांड करें। अब जिस शेयर होल्डर ने जितना शेयर परचेस किया होगा, फॉर एग्जाम्पल आपने परचेस किया 10 शेयर, तो 10 इंटू 5 कितना हो गया? 50 रुपीज। तो आपको 50 रुपीज देना है। किसी ने 100 शेयर परचेस किया है, सो 100 इंटू 5 है ना, कितना हो गया? 500। तो 500 उसने पे करना है। इसी तरीके से जो 30,000 शेयर्स बिक गए हैं, हम उस पे 5 रुपीज डिमांड कर रहे हैं। तो हमारे पास कितना आना चाहिए? 1,50,000 आ जाना चाहिए। तो यहां पर जो 3 लाख रुपीज लिखा हुआ है उसमें से 1,50,000 हम कलेक्ट करना चाहते हैं। बाकी का जो 1,50,000 है उसको नाम दिया जाएगा अनकॉल्ड अप कैपिटल। क्या नाम दिया जाएगा? अनकॉल्ड अप। अब उसको भी 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। ठीक है ना, मैं यहां पर कुछ एडिट कर देता हूं। ये जो टोटल पार्ट है, ठीक है, इन दोनों को कहा जाएगा अनकॉल्ड अप कैपिटल। और इसमें से इसको कहा जाएगा अनरिजर्व कैपिटल। क्या कहा जाएगा? अनरिजर्व्ड कैपिटल। व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब ये जो 4 रुपीज हैं, हम नियर फ्यूचर में आफ्टर 3 to 4 मंथ, 5 मंथ या 1 ईयर के बाद ये डिमांड करना पसंद करेंगे, अभी नहीं मांगेंगे। हम आपको चांस देना चाहते हैं कि अभी आप कम पैसे दीजिए। हमने अभी कितना डिमांड किया है? 5 रुपीज। तो ये 5 रुपीज को हम क्या बोलेंगे? कॉल्ड अप कैपिटल। फिर ये जो 4 रुपीज है इसको हम नियर फ्यूचर में डिमांड करेंगे। नियर फ्यूचर मतलब 3 मंथ्स, 5 मंथ्स, 1 ईयर, ऐसे टाइम पीरियड के गैप के बाद हम डिमांड करेंगे। और बाकी का जो 1 रुपीज है लास्ट, इसको हमने रिजर्व करके रखा है। क्या करके रखा है? रिजर्व। रिजर्व किस लिए करके रखा है? वाइंड अप के लिए। इन केस कंपनी बंद हुई और हमें पैसों की जरूरत पड़ी रीपेमेंट के लिए, तो आपसे ये डिमांड किया जाएगा, अदरवाइज डिमांड नहीं किया जाएगा। पहले ऐसा होता था। ठीक है ना। तो ये 10 रुपए में से हमने 3 पार्ट कर दिए। पहला कॉल्ड अप, दूसरा अनरिजर्व्ड और तीसरा रिजर्व्ड। कॉल्ड अप क्या होता है? हम जो अभी पैसे मांग रहे हैं, अभी का अभी, विद इन अ मंथ आप हमें 5 रुपए दे दीजिए पर शेयर पे। और बाकी के 4 रुपीज हम नियर फ्यूचर में डिमांड करेंगे। और 1 रुपी आपको नहीं देना है। कब देना है? जब कंपनी बंद होने लगेगी, हमें ऐसा लगेगा कि कंपनी डूब रही है, लाइबिलिटीज को पे करना है, तब आपसे पैसे मांगे जाएंगे। ठीक है, ओके। और आगे बढ़ते हैं। अब जो हमने ये पैसे मांगे हैं, तो हो सकता है कुछ शेयर होल्डर्स को डिफिकल्टी हो, फाइनेंशियल डिफिकल्टी आ जाती है ना, जैसे अभी कोरोना आ गया, तो लोगों ने अप्लाई तो कर दिया था बट अब कोरोना में पे नहीं कर पा रहे। तो जिन लोगों ने पेमेंट कर दिया, 5 रुपीज दे दिया, उसे कहेंगे पेड अप कैपिटल। क्या कहेंगे? पेड अप कैपिटल। और जो लोग पैसे नहीं भर पाए, अभी भी पैसा भरना बाकी है, तो उसको बोलेंगे कॉल्स इन आरियर्स। कॉल्स इन आरियर्स। तो हमने यहां पर एग्जांपल लिया कि 30,000 शेयर हमारे बिके थे,
तो उस पे 5 रुपीज पे करना था, लेकिन 5 रुपीज हमको किस पे मिला, 20,000 पे मिला, बट 10,000 पे नहीं मिला। तो जो नहीं मिला उसे हम कहेंगे कॉल्स इन एरियर्स, मतलब ये पैसा शेयर होल्डर से आना बाकी है और ये वाला जो अमाउंट है ये आ चुका है। सो पेड अप कैपिटल का मतलब शेयर होल्डर्स ने पैसे दे दिए, और कॉल्स इन एरियर्स का मतलब पैसे आना अभी भी बाकी है। ठीक है, तो इसी चार्ट को नाम दे दिया गया क्लासिफिकेशन ऑफ शेयर कैपिटल। क्या नाम दे दिया गया, क्लासिफिकेशन ऑफ शेयर कैपिटल। तो मेरे साथ रिपीट कीजिए, सबसे टॉप पे फर्स्ट क्या होगा, ऑथराइज्ड और नॉमिनल और रजिस्टर्ड कैपिटल। इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, फर्स्ट वन इज इक्विटी कैपिटल, अनदर वन इज अनइश्यूड कैपिटल, सॉरी फर्स्ट वन इज इश्यूड कैपिटल एंड नेक्स्ट इज अनइश्यूड कैपिटल। इश्यूड कैपिटल को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, सब्सक्राइब कैपिटल एंड अनसब्सक्राइब कैपिटल, मतलब जितना लोगों ने परचेस किया और जो लोगों ने परचेस नहीं किया। आपके सिंप्लीफिकेशन के लिए आई कैन राइट अनपरचेस्ड। ठीक है ना, और यहां पर क्या होगा, परचेस्ड। तो लोगों ने परचेस किया, अब हमने इस 10 रुपए में से 5 रुपीज अभी डिमांड किए तो उसे क्या कहेंगे, कॉल्ड अप कैपिटल। 4 रुपीज नियर फ्यूचर में डिमांड करने वाले हैं तो उसे कहेंगे अनरिजर्व्ड कैपिटल, और 1 रुपीज रिजर्व में रख दिया कि कंपनी कभी बंद होगी तब हम मंगाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट, अब जिन लोगों ने पैसे भर दिए हैं उन्हें कहा जाएगा पेड अप कैपिटल, और जिनका पैसा अभी भी आना बाकी है उन्हें कहा जाएगा कॉल्स इन एरियर्स। गेटिंग इट एवरीवन? Check the explanation one by one. Authorized, nominal or registered capital. Authorized capital is the maximum capital. ध्यान दीजिए क्या कहना है हमको, मैक्सिमम कैपिटल ऑथराइज्ड बाय मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। कौन ऑथराइज कर रहे हैं, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, दैट अ कंपनी कैन रेज बाय इशूइंग शेयर। मतलब ये टोटल कैपिटल है जो एक कंपनी शेयर इशू करके कलेक्ट कर सकती है, और इसका परमिशन किसने दिया, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ने दिया। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज रजिस्टर्ड कैपिटल। क्या कहा जाता है, रजिस्टर्ड कैपिटल, एज इट इज मेंशन इन द कैपिटल क्लॉज ऑफ द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। इसका कारण यह है कि 11th स्टैंडर्ड में आपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पढ़ा होगा, उसमें कैपिटल क्लॉज था, तो वहां पर इस ऑथराइज्ड कैपिटल के बारे में मेंशन होता है। एंड द कंपनी पेज स्टैंप ड्यूटी ऑन दिस अमाउंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कोई बोलेगा सर अगर ये लिमिट ही है तो बड़ा लिमिट क्यों नहीं रखे, मैं 1000 करोड़ का लिमिट रखता हूं ना तो मैं तो एकदम क्या हो जाऊंगा, फ्री हो जाऊंगा, जितना चाहिए उतना पैसा कलेक्ट करो। नहीं, लेकिन क्या होता है जब आप इस कैपिटल को रजिस्टर कराते हैं ना तो इसके ऊपर आपको स्टैंप ड्यूटी पे करना पड़ता है, जो एक परसेंटेज होता है टोटल ऑथराइज्ड कैपिटल का। तो अगर स्टैंप ड्यूटी का 0.1% भी आप कैलकुलेट करोगे तो एक ह्यूज अमाउंट बन जाएगा, है कि नहीं। तो आपको क्या पे करना पड़ता है, स्टैंप ड्यूटी पे करना पड़ता है व्हाइल रजिस्टरिंग ऑथराइज्ड कैपिटल। एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन, authorized capital is calculated considering the need of capital of a company at present and in future। तो कंपनी को आज की तारीख में और फ्यूचर में कितने कैपिटल की जरूरत हो सकती है उसको ध्यान में रखते हुए ऑथराइज्ड कैपिटल रजिस्टर किया जाता है, कैलकुलेट किया जाता है। ऑथराइज्ड कैपिटल इज आल्सो कॉल्ड एज नॉमिनल कैपिटल। देखो एक और नाम दे दिया, नॉमिनल कैपिटल, एज usually a company never issue the entire authorized capital। नॉमिनल मतलब फॉर द नेम से, क्योंकि कभी भी कंपनी पूरा कैपिटल इश्यू तो नहीं करती है कि नहीं, क्योंकि एक ह्यूज अमाउंट होता है तो उसका कुछ हिस्सा, जैसे हमने यहाँ पर एग्जांपल में देखा 10 लाख रुपीस कलेक्ट करना था, बट कंपनी ने इश्यू कितना किया, 4 लाख का ही इश्यू किया। तो ये फॉर द नेम सेक हमने रजिस्टर करके रखा है कि फ्यूचर में कभी भी हमें इश्यू करना होगा तो हम इश्यू करेंगे, हेंस इट इज कॉल्ड एज नॉमिनल कैपिटल। एग्जांपल यहां पर दिया है, एम लिमिटेड कंपनी हैज ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ 10 लाख which can be divided into 1 lakh equity share having a face value of rupees 10 each। ठीक है,
company can increase its authorized capital by altering its memorandum of association. फ्यूचर में बाद में ऐसा हुआ, सपोज कंपनी ना 100 years ओल्ड हो गई और तब का इन्फ्लेशन रेट और आज का इन्फ्लेशन रेट में बहुत फर्क है, होता है ना कि उस समय 10 लाख रुपए भी बहुत ज्यादा थे, बट आज की तारीख में 10 लाख रुपए तो कुछ नहीं है एक कंपनी के लिए। तो अगर आपको फ्यूचर में ऐसा लगता है कि हमको ये ऑथराइज जो शेयर कैपिटल है उसको चेंज करना है, तो आपको मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में ऑल्टरेशन करना पड़ता है, चेंज लाना पड़ता है। ठीक है। पॉइंट नंबर बी, इशूड एंड अनइशूड कैपिटल। हम सेकेंड लेवल पे आ गए अभी। व्हाट इज इशूड एंड अनइशूड कैपिटल? Issued capital is that part of authorized capital which is offered by the company to prospective investor for subscription। मतलब सेल के लिए ऑफर किया गया, कंपनी इतने शेयर बेचना चाहती है। Thus it is the share that a company is offering to the public to buy। कंपनी चाहती है कि पब्लिक इन शेयर को खरीदे, तो कंपनी ने ऑफर किया है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं इशूड कैपिटल। क्या कहते हैं? इशूड कैपिटल। और बाकी जो बैलेंस पार्ट है ऑथराइज कैपिटल का, विच इज नॉट ऑफर टू द पब्लिक, इज कॉल्ड अनइशूड कैपिटल। जो पब्लिक को ऑफर नहीं किया गया है उसे क्या कहेंगे? अनइशूड कैपिटल। इन द फ्यूचर द कंपनी कैन इशू शेयर्स फ्रॉम द अनइशूड कैपिटल। बाद में नियर फ्यूचर में कभी लगा तो हम इसे भी इशू करेंगे, बट आज की तारीख में नहीं। तो फिर से एग्जांपल दिया गया, द इशूड कैपिटल ऑफ द कंपनी में बी इक्वल टू और लेस देन द ऑथराइज कैपिटल। तो ऑथराइज कैपिटल के बराबर भी हो सकता है या उससे कम भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल एम लिमिटेड कंपनी कैन हैव issued capital of rupees 4 lakh divided into 40,000 equity share at face value of rupees 10 each। तो 10 लाख में से हम लोग 4 लाख के इक्विटी शेयर इशू कर रहे हैं, जो इन नंबर्स 40,000 है और जिसका फेस वैल्यू 10 रुपीज है। फिर अनइश्यूड में कितना बचा? बैलेंस कितना है? रुपीज 6 लाख के इक्विटी शेयर। ठीक है। सब्सक्राइब्ड एंड अनसब्सक्राइब्ड, थर्ड लेवल में अब हम आ रहे हैं। मैंने क्या बताया था? आप ऑफर कर रहे हो सेल करने के लिए, लेकिन सामने वाला परचेस भी करना चाहिए। तो जितना परचेस किया है उसे सब्सक्राइब कहेंगे, और जितना परचेस नहीं हुआ है अनसोल्ड उसे क्या कहेंगे? unsubscribed capital। So subscribed capital is that part of issued capital which has been subscribed or taken up or bought by investor or subscribers। The public may or may not subscribe for the entire issued capital। हो सकता है ना कंपनी पूरा का पूरा शेयर खरीद ले तो सब कुछ क्या हो जाएगा? सब्सक्राइब्ड हो जाएगा। या तो उसका कुछ पार्ट खरीदे तो जितना परचेस किया है उसको ही सब्सक्राइब कहेंगे, जितना परचेस नहीं किया है उसको अनसब्सक्राइब कहेंगे। Hence that part of the issued capital which is not subscribed by the investor is called as unsubscribed capital। क्या कहा जाएगा? unsubscribed capital, जो पब्लिक ने परचेस नहीं किया। Thus the subscribed capital may be equal to or less than the issued capital। तो जो सब्सक्राइब कैपिटल है वो इशूड कैपिटल से कम हो सकता है या उसके बराबर हो सकता है। एग्जांपल, इफ एम लिमिटेड कंपनी हैज इशूड capital of rupees 4 lakh, that is issued 40,000 equity shares, then the company's subscribed capital can be 3 lakh divided into 30,000 equity share of rupees 10 each। Hence unsubscribed capital will be 1 lakh divided into 10,000 equity share of rupees 10 each। राइट। तो इसी समझने के लिए हम चार्ट के ऊपर एक नजर डालते हैं। देखिए यहां पर इशूड कितना था? 40,000, और उसमें से सब्सक्राइब कितना हुआ? 30,000। जो सब्सक्राइब नहीं हुआ वो कितना है? 10,000। ठीक है। नेक्स्ट पार्ट डी, कॉल्ड अप, uncalled up and reserve capital। At the time of issue, full value of the share is usually not demanded by the company। जो फुल वैल्यू है एक साथ पैसे मंगाए नहीं जाते, डेफर्ड पेमेंट मंगाया जाता है या इंस्टॉलमेंट में पैसे मंगाया जाता है, ताकि लोगों के लिए थोड़ा इजी हो, ज्यादा से ज्यादा लोग शेयर को सब्सक्राइब कर सकें, इसके लिए हम इंस्टॉलमेंट सिस्टम देते हैं।
कंपनी कलेक्ट्स द फुल वैल्यू ऑफ द शेयर इन इंस्टॉलमेंट एज पर इट्स रिक्वायरमेंट ऑफ फंड। तो जैसे पैसे की जरूरत है उस तरीके से कंपनी इंस्टॉलमेंट में पैसे कलेक्ट करती है। ईच इंस्टॉलमेंट इज कॉल्ड एज कॉल्स, है ना। तो जैसे जैसे हम लोग इंस्टॉलमेंट, फॉर एग्जांपल 10 रुपीज का जो शेयर है, जब आपने उसके लिए अप्लाई किया तो आपको पहले पे करना पड़ता है एप्लीकेशन मनी। क्या पे करना पड़ता है? एप्लीकेशन मनी। मैं यहां पर एक सेकंड एग्जांपल लेता हूं। फॉर एग्जांपल एप्लीकेशन के समय आपसे कहा गया आप 4 रुपीज पे कर दीजिए। इसके बाद आपको पे करना होता है अलॉटमेंट मनी। क्या पे करना पड़ता है? अलॉटमेंट मनी, फॉर एग्जांपल 3 रुपीज। और फिर आपको कॉल्स पे करने पड़ते हैं, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, थर्ड कॉल, डिपेंड करता है। तो सपोज 1 रुपीज 1 रुपीज 1 रुपीज, ऐसा टोटल लेके कितना हो जाएगा? 10 रुपीज। ये तो कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है कि कितने कॉल रखने हैं। हो सकता है कंपनी 2 ही कॉल में खत्म कर दे, समझा। तो इंस्टॉलमेंट जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं? कॉल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉल्स। सो ईच इंस्टॉलमेंट इज कॉल्ड एज कॉल्स। Called up capital is that part of subscribed capital which a company has called or demanded to be paid by the shareholder। जितना पैसा कंपनी ने मंगाया है उसे कहते हैं called up capital, और जितना पैसा नहीं मंगाया है उसे कहते हैं uncalled up capital। The balance capital which is not demanded from the shareholder is called uncalled capital। अब उसका भी पार्ट हो जाता है रिजर्व कैपिटल। ऐसा कैपिटल जो कंपनी वाइंडिंग अप के समय मंगाएगी, अभी नहीं मंगाएगी, अभी उसको जरूरत नहीं है, तो उसे क्या कहेंगे? रिजर्व कैपिटल। ठीक है। A company can decide to keep aside a part of uncalled capital to be called up only at the time of winding up of the company to meet its financial requirement। तो जो कैपिटल रिजर्व में रखा गया है उसे रिजर्व कैपिटल कहा जाएगा, और बाकी का जो बैलेंस अमाउंट है वो कंपनी नियर फ्यूचर में मंगा सकती है। ठीक है। तो इसका एग्जांपल हम चार्ट में ही देख लेंगे इंस्टेड ऑफ रीडिंग इन थियरी। देखिए 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। कॉल्ड अप हम 5 रुपीज अभी डिमांड करें, 4 रुपीज हम नियर फ्यूचर में डिमांड करेंगे, और 1 रुपीज हमने लास्ट में रखा है कि कंपनी कभी बंद होगी और कंपनी के ऊपर लायबिलिटीज होंगी, उस समय हम ये अमाउंट डिमांड करेंगे। तो इसे कहते हैं रिजर्व कैपिटल। नेक्स्ट, पेड अप कैपिटल एंड कॉल्स इन अरियर्स। सबसे इजी और लास्ट। पेड अप मतलब जितना शेयर होल्डर ने पैसा दे दिया वो पेड अप, और जितना पैसा नहीं दिया उसे क्या कहेंगे? कॉल्स इन अरियर्स। मतलब हमने मांगा और आपने नहीं दिया। कभी कभी देखिए आपका लाइट का बिल आता है ना, तो अगर आपने लास्ट कुछ महीनों का बिल पे नहीं किया है तो उसका अमाउंट लिख करके अलग से आता है कॉल्स बिल इन अरियर। अरियर का मतलब पे करना बाकी है, आउटस्टैंडिंग है। So paid up capital is the total amount of money actually paid up by the shareholder। Total amount of money जो shareholders ने पे किया है when the company has called up or demanded them to pay। कंपनी ने पैसा मांगा और शेयरहोल्डर ने पैसा भर दिया। तो कॉल्स इन अरियर्स क्या होता है? कंपनी ने पैसा मांगा लेकिन शेयरहोल्डर ने अभी तक दिया नहीं है, ड्यू टू एनी XYZ रीजन पैसा नहीं मिला है ना, तो उसको कॉल्स इन अरियर्स ही बोलेंगे। The amount not paid up by the shareholders is called as calls in arrears or unpaid calls। ठीक है। तो आई होप अब ये पर्टिकुलर चार्ट आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पर्टिकुलर पार्ट is issue of share। A company may need capital to start a new project or to expand or diversify its existing business or to repay its old debt। यहां पर क्या बता दिया? यहां पर रीजंस बता दिया why we need capital। कैपिटल न्यू प्रोजेक्ट के लिए लग सकता है, बिजनेस को एक्सपांड करना है, या डाइवर्सिफाई करना है, या फिर कोई लोन हमने लिया हुआ था उसको रीपे करना है। इन सब एक्टिविटीज के लिए हमें कैपिटल की जरूरत पड़ती है।
It can raise funds by taking loans or by issuing share debenture bonds etc. तो फंड रेज करने के दो तरीके ना, ओन फंड एंड बोरोड फंड। तो ओन फंड के लिए आप इक्विटी शेयर इशू कीजिए, प्रेफरेंस शेयर इशू कीजिए, और बोरोड के लिए आप डिवेंचर बॉन्ड्स इशू कर सकते हैं। इन द केस कंपनी वांट्स टू रेज कैपिटल बाय सेलिंग शेयर, शेयर से करना है तो दो ऑप्शन है, प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर, जिसको हम ऑर्डिनरी शेयर भी कहते हैं। तो यहाँ पर इशू ऑफ शेयर के बारे में आज जो हम देखने वाले हैं, उसके पहले ये हम मेथड्स देख लेते हैं। मेथड्स ऑफ इशू ऑफ शेयर, क्या मेथड है? नंबर 1 ए, पब्लिक ऑफर। पब्लिक ऑफर मतलब सबके लिए ओपन है, कोई भी अप्लाई कर सकता है, ठीक है ना, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। आप एप्लीकेशन दीजिए, हम देखेंगे कि आपको शेयर मिलेगा या नहीं मिलेगा, बराबर, ये पब्लिक ऑफर है। तो पब्लिक ऑफर दो पार्ट में डिवाइडेड है। फर्स्ट इज आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर, मतलब फर्स्ट टाइम कंपनी शेयर इशू कर रही है, पहली बार लाइफ टाइम में पहली बार जब कंपनी शेयर इशू करती है उसे कहते हैं आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर। और बाद में कभी फिर से अगर सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम इशू करना है तो उसे कहते हैं एफपीओ, फर्दर पब्लिक ऑफर। क्या कहते हैं? फर्दर पब्लिक ऑफर, ठीक है ना। नंबर बी क्या लिखा हुआ है? एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर, मतलब हमारे पहले से जो शेयर होल्डर हैं उनको हम फ्री में शेयर दे देते हैं, जिसको हम बोनस शेयर बोलते हैं, या फिर हम कम पैसे में शेयर देते हैं, उनको फर्स्ट प्रेफरेंस देकर के शेयर देते हैं, पहला अधिकार देते हैं, उसे कहते हैं राइट इशू। क्या कहते हैं? राइट इशू। लेकिन ये सिर्फ किसको मिलेगा? एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स को मिलेगा, एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स को मिलता है। सी, एम्प्लॉयज को, हमारे जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज हैं, जो परमानेंट एम्प्लॉयज हैं, उनको हम ये कुछ टाइप ऑफ शेयर देते हैं, जिसको हम ईसॉस बोल सकते हैं, ईएसपीएस बोल सकते हैं, सार्स बोल सकते हैं, या स्वेट इक्विटी बोल सकते हैं। तो क्या होता है, एलॉबरेट करके हम लोग आगे देखेंगे। पार्ट डी, प्राइवेट प्लेसमेंट। प्राइवेट प्लेसमेंट का मतलब क्या हो जाता है? ये जो पब्लिक ऑफर है इसका ठीक अपोजिट, हम कुछ गिने चुने लोगों को, जो कंपनी के डायरेक्टर्स या जो कंपनी के प्रमोटर्स हैं, उनके जो रिलेटिव्स हैं, सिस्टर कंपनीज हो सकती हैं, फ्रेंड्स हैं, ऐसे लोगों को जब हम शेयर इशू करते हैं, स्पेसिफिक पर्संस को, उसे कहा जाता है प्राइवेट प्लेसमेंट। तो प्राइवेट प्लेसमेंट में राइट इशू भी आ गया और प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट भी आ गया। प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट का मतलब हमने सिलेक्ट किया है कि किसे शेयर देना है, ठीक है ना। तो ये चार मेथड है और एक एक करके इसको हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हमारे सामने आ जाता है पब्लिक इशू और पब्लिक ऑफर ऑफ शेयर, पार्ट ए। व्हाट इज पब्लिक ऑफर? पब्लिक इशू और ऑफर मींस ऑफरिंग द शेयर्स टू द पब्लिक। मैं इन जनरल अनाउंस करता हूं कि हमारी कंपनी शेयर इशू करने वाली है, जिस जिसको खरीदना है वो हमारी कंपनी में अप्लाई किए करें, एप्लीकेशन सेंड करें। तो जब मैंने ऐसा खुला ऑफर दिया है सबको, उसे कहते हैं पब्लिक इशू, ओपन ऑफर, ठीक है ना। दिस इज द मोस्ट कॉमन मेथड यूज्ड बाय द कंपनी, बहुत ही कॉमन है और सारी कंपनी ऐसा करती है। द कंपनी इनवाइट्स द पब्लिक टू सब्सक्राइब फॉर इट्स शेयर्स बाय इशूइंग प्रोस्पेक्टस। जैसे कॉलेज में एडमिशन लेना हो तो कॉलेज क्या करती है? प्रोस्पेक्टस इशू करती है। आपने देखा होगा ना प्रोस्पेक्टस कॉलेज का, उसमें कॉलेज के सारे इंफॉर्मेशन, कॉलेज का डीन कौन है, कॉलेज में कौन कौन से टाइप्स ऑफ फैकल्टीज हैं, कॉलेज में कौन कौन सी एक्टिविटीज होती हैं, कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल है, उनका फीस क्या है, एवरीथिंग, है ना। एकेडमिक ईयर कैसा है, वहां पर रिजल्ट कितना आया है, अचीवमेंट्स क्या क्या है, ये सारी चीजें प्रोस्पेक्टस में आपको मिलता है। तो आप कॉलेज का प्रोस्पेक्टस देखते हो और देखने के बाद सिलेक्ट करते हो कि मुझे इस कॉलेज में एडमिशन लेना है या नहीं लेना है। और वो करने के लिए भी आपको क्या करना पड़ता है? अप्लाई करना पड़ता है ना। प्रोस्पेक्टस के साथ में क्या मिलता है आपको? एप्लीकेशन फॉर्म। और वो आप वहां पर अप्लाई करते हो तो बाद में कॉलेज डिसाइड करता है कि आपको एडमिशन देना है या नहीं देना है। बात समझ में आई? इसी तरीके से कंपनी भी करता है। कंपनी क्या करेगा? कंपनी अपना प्रोस्पेक्टस इशू करेगा, जिसमें कंपनी के बारे में सारी इंफॉर्मेशन होगी। कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कौन है, सीईओ कौन है, प्रमोटर कौन है, कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है, विजन मिशन स्टेटमेंट क्या है, कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटस कैसा है, एवरीथिंग विल बी मेंशन इन दी प्रोस्पेक्टस। वो देख करके, रीड करके, अगर आपको ऐसा लगता है
कि मुझे इस कंपनी का शेयर परचेस करना है, तो प्रोस्पेक्टस के साथ में एक एप्लीकेशन फॉर्म आता है, वो फॉर्म को आप फिलअप करेंगे, रिक्वेस्ट सेंड करेंगे और फिर कंपनी डिसाइड करेगी कि आपको शेयर देना है या नहीं देना है। गेटिंग इट? अ कंपनी कैन यूज टू प्राइसिंग मेथड टू ऑफर शेयर टू द पब्लिक। अब कंपनी जब ये प्राइस फिक्स करती है ना, तो ये प्राइस फिक्स करने के दो मेथड है। नंबर वन, फिक्स्ड प्राइस इशू मेथड। नंबर वन क्या है? फिक्स्ड प्राइस इशू मेथड। Under this method, the company states in its prospectus the quantity and the price at which the shares are offered to the public. इस पर्टिकुलर मेथड के अंदर कंपनी अपने प्रोस्पेक्टस में दो चीजें बताती है, कितने नंबर ऑफ शेयर इशू कर रहे हैं, ठीक है ना। पहला क्या बता रही है यहां पर? क्वांटिटी, है ना, नंबर्स, एंड सेकंड विद प्राइस पर शेयर। तो क्वांटिटी भी बताएगी, प्राइस भी बताएगी, ये दोनों फिक्स है। से फॉर एग्जांपल 40,000 इक्विटी शेयर, ये क्या हो गया? क्वांटिटी ऑफ ₹10 ईच। समझा क्या? 40,000 इक्विटी शेयर, ये क्या है? क्वांटिटी है, और प्राइस क्या है? ₹10। तो ऐसा बता करके प्रोस्पेक्टस में लिख करके इशू किया जाता है, तो इसे हम क्या कहते हैं? फिक्स्ड प्राइस इशू मेथड। The subscribers, investors are asked to pay a certain portion of face value of the share और एंटायर इशू प्राइस अलोंग विथ द एप्लीकेशन। तो जो लोग सब्सक्राइबर हैं, जो इन्वेस्टर हैं, उन्हें रिक्वेस्ट किया जाता है कि या तो आप इंस्टॉलमेंट में पे कीजिए या कंपनी पूरा पैसा भी एक साथ डिमांड कर सकती है, डिपेंड अपॉन द कंपनी। द कंपनी कम्स टू नो द डिमांड ऑफ इट्स शेयर ओनली आफ्टर द सब्सक्रिप्शन पीरियड एंड्स। तो ये जो सब्सक्रिप्शन का पीरियड है, जैसे आपका एडमिशन का पीरियड होता है ना, 1 महीने का पीरियड होता है, फिर एडमिशन बंद हो जाएगा, उसके बाद एडमिशन नहीं मिलेगा, वैसे यहाँ पर भी सब्सक्रिप्शन पीरियड रहता है जो 15 डेज से 1 मंथ का हो सकता है, ठीक है ना। सो कंपनी कम्स टू नो द डिमांड ऑफ इट्स शेयर। शेयर का डिमांड कितना है वो तो सब्सक्रिप्शन पीरियड एंड होने के बाद ही मालूम पड़ेगा कि कितने लोग शेयर परचेस कर रहे हैं। द कंपनी कैन इशू शेयर्स एट पार और प्रीमियम। कंपनी की मर्जी है, कंपनी को अगर हाई प्राइस पे सेल करना है ना। 3 प्राइस होता है, जैसे कि हमने देखा शेयर में, देखा था हमने। अगर ₹10 का फेस वैल्यू है, फेस वैल्यू क्या है? ₹10, और आप ₹10 में इशू कर रहे हैं, तो इसको बोलेंगे एट पार। अगर आप उस अमाउंट से ज्यादा में इशू कर रहे हैं, से फॉर एग्जांपल ₹12, तो इसे बोला जाएगा एट प्रीमियम। और अगर आप इससे कम में इशू कर रहे हैं, तो इसे बोला जाएगा एट डिस्काउंट। तो ये कंपनी की मर्जी है। क्या मर्जी है? कि कंपनी इसे पार पे भी इशू कर सकती है, प्रीमियम में भी इशू कर सकते हैं, ठीक है। तो वही चीज लिखा हुआ है, द सब्सक्राइबर्स और इन्वेस्टर्स आर आस्क्ड टू पे अ सर्टेन पोर्शन ऑफ फेस वैल्यू ऑफ शेयर और एंटायर इशू प्राइस अलोंग विद द एप्लीकेशन। द कंपनी कम्स टू नो द डिमांड ऑफ इट्स शेयर। कंपनी को पता चलता है कि उसके शेयर का डिमांड कितना है जब पीरियड एंड हो जाता है। कंपनी कैन इशू शेयर एट पार और प्रीमियम। तो यहाँ पर आप पार में भी इशू कर सकते हैं, प्रीमियम में भी इशू कर सकते हैं। ध्यान दीजिए, यहाँ पर डिस्काउंट की बात नहीं की गई है ना। डिस्काउंट की बात हम बाद में करेंगे कि कब डिस्काउंट होता है, बट एट पार और प्रीमियम। फिक्स्ड प्राइस मेथड इज इशूड फॉर ऑल टाइप्स ऑफ इशू। तो ज्यादातर जो होता है हम उसमें फिक्स्ड प्राइस मेथड ही यूज करते हैं, लाइक पब्लिक इशू हो, राइट इशू हो या ईसॉस हो, ऐसे केस में हम क्या करते हैं? फिक्स्ड प्राइस इशू मेथड का इस्तेमाल करते हैं। सेकंड मेथड, सेकंड मेथड इज व्हाट? बुक बिल्डिंग मेथड। क्या बोला गया? बुक बिल्डिंग मेथड। क्या होता है बुक बिल्डिंग मेथड? अब हमने फर्स्ट मेथड में क्या देखा था? क्वांटिटी,
एंड सेकंड प्राइस, ये दोनों हमें पता था, लेकिन बुक बिल्डिंग में इसमें से कोई एक चीज हमें पता नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, आपने सपोज कोई प्रोडक्ट जनरेट किया, प्रोड्यूस किया, है ना, कोई भी एक प्रोडक्ट, फॉर एग्जाम्पल आपने शैम्पू बनाया, क्या बनाया, शैम्पू। तो शैम्पू का 500 मिलीलीटर का एक जो बॉटल है, मैं आपको पूछूंगा उसका आप प्राइस डिसाइड करना है, तो आप कैसे डिसाइड करोगे? So sometimes it is very difficult to decide price of the product। और कई बार तो ऐसा होता है कि हमें ही पता नहीं है कि हमारे प्रोडक्ट का वैल्यू क्या है। जैसे मैंने यहां पर एग्जांपल दिया शैम्पू का, 500 ml का शैम्पू, उसका क्या प्राइस होगा? तो उसका प्राइस 150, 250, 100, 350 कुछ भी हो सकता है। उसको डिसाइड करने के लिए आपने कई बार सोचा होगा कि डिमांड सप्लाई क्या है, मेरे प्रोडक्ट का क्वालिटी क्या है, ब्रांड क्या है। लेकिन इतना सब कुछ सोचने के बाद भी कभी कभी ऐसा होता है ना, प्रोडक्ट तो मार्केट में नया है, मैं प्राइस क्या रखूं? अगर मैं प्राइस बहुत कम रख देता हूं तो जितना वैल्यू उसका मिलना चाहिए वो मुझे मिलेगा नहीं, और अगर मैं प्राइस बहुत ज्यादा रख देता हूं तो लोग खरीदेंगे नहीं। मतलब दोनों ही क्या है, रिस्क है मेरे लिए, ठीक है ना। क्योंकि शेयर इशू करते समय आपको ध्यान रखना पड़ेगा मिनिमम सब्सक्रिप्शन का। किसका? मिनिमम सब्सक्रिप्शन। ये क्या होता है मिनिमम सब्सक्रिप्शन? आपको याद होगा 11th स्टैंडर्ड में कि आपका जो टोटल इशू है, टोटल इशू वैल्यू का अगर आप 90% सेल नहीं कर पाए तो आपको वो कंपनी तुरंत बंद करनी पड़ेगी और सबके पैसे वापस कर देने पड़ेंगे। तो आपका 90% बिकना भी तो चाहिए। इसके लिए कहीं हाई प्राइस हो गया गलती से तो लोग खरीदेंगे नहीं, और लो प्राइस हो गया तो हमें जितना पैसा मिलना चाहिए उतना मिलेगा नहीं। बीच में आज से 3 या 4 साल पहले की बात है, रेडमी करके जो फोन था उसका एक नया डिवाइस लॉन्च हो रहा था और कंपनी ने इसका ऑनलाइन लॉन्चिंग किया था। मतलब उस समय ऐसा होता था कि थर्सडे, फ्राइडे या वेडनेसडे को वो लोग सेल रखते थे फ्लिपकार्ट वगैरह पे या अमेजोन पे, और लोगों को उसको विद इन फ्यू सेकेंड्स क्या करना पड़ता था, बुक करना पड़ता था, अदरवाइज वो लॉट खत्म हो जाता था। लिमिटेड स्टॉक, से फॉर एग्जांपल 10,000 या 20,000 ऐसे स्टॉक निकालते थे, आप लोगों को याद होगा। तो ऐसे केस में एक बार एक जो रेडमी का फोन था, कंपनी ने 8,000 रुपीज का उसका प्राइस रखा था, एंड विद इन आई कैन सी 5 to 6 मिनट्स ये पूरा सेल खत्म हो गया, मतलब लोगों ने परचेस कर लिया। अब 8,000 का फोन, उसकी फैसिलिटी इतनी अच्छी थी और बहुत सारे लोग खरीदना चाहते थे, लेकिन लिमिटेड स्टॉक था, मार्केट में अवेलेबल नहीं था, ऑनलाइन ही परचेस कर सकते थे। तो जिनके इंटरनेट स्पीड बहुत, जिनका बहुत हाई था ना, वो लोग परचेस कर पाए, जिनका स्लो स्पीड था वो तो परचेस ही नहीं कर पाए। फिर हर बार उनको क्या होता था, नेक्स्ट वेडनेसडे को वेट करना पड़ता था, बट उनके चांसेस बहुत कम होते थे। क्यों? सपोज 10,000 सेलफोन वो लॉन्च कर रहे हैं, लेकिन मार्केट में डिमांड 1 लाख की है, तो सब खरीदना चाहेंगे। ऐसे केस में क्या हो गया कि लोगों को फोन नहीं मिल रहा था। तो ये जो लोग होते थे ना जिन्होंने पहले से परचेस किया, फॉर एग्जांपल मैंने अप्लाई किया था और मेरे को फोन मिल गया, तो यही फोन 8,000 रुपीज का मैं किसी और को, जिसको बेचारे को नहीं मिल पाया, उसको मैं 12,000 में बेच दूंगा। मैं बोलूंगा भाई मेरे को लग गया है फोन, तुम खरीद लो मुझसे। और उसको अगर जरूरत रहती थी कि ये तो फोन की क्वालिटी बहुत अच्छी है, अगर इसके पैरेलल में दूसरा कोई सैमसंग का फोन खरीदने जाऊं या वन प्लस का फोन खरीदने जाऊं तो उसका कीमत 15 से 20 हजार रुपए रहेगा। तो बेटर आई शुड पे 12,000। तो यही 8,000 रुपीज का जो फोन था उसका लोग 9,000, 10,000, 12,000 तक देने के लिए तैयार हो गए थे। तो एक्चुअली कमा कौन रहा था? कंपनी ने अपना प्रोडक्ट जो 12,000 का होना चाहिए था वो 8,000 में बेच दिया। तो इनकम किसको होने लगा?
जो बीच में कस्टमर परचेस कर रहे थे उसको वो रीसेल कर रहे थे। बात समझ में आई आपको? तो कभी कभी प्रोडक्ट का प्राइस कम रखना भी खराब होता है। मेहनत करें हम और कमाए कोई और, तो प्रोडक्ट का प्राइस कम भी नहीं होना चाहिए, प्रोडक्ट का प्राइस बहुत ज्यादा भी नहीं होना चाहिए। लेकिन हम डिसाइड कैसे करें कि प्राइस क्या रखें? तो इसके लिए हम यहाँ पर बुक बिल्डिंग प्रोसेस रखते हैं, जिसे कहते हैं बुक बिल्डिंग मेथड। क्या कहते हैं? बुक बिल्डिंग मेथड। ये एक ऑक्शन टाइप का होता है। ऑक्शन मतलब हम पब्लिक को ही बोलते हैं कि हमने कोई प्राइस डिसाइड नहीं किया, हम एक काम करते हैं, हम आपको प्राइस बैंड दे देते हैं। क्या दे देते हैं? प्राइस बैंड। मतलब हमारा जो शेयर होगा ना, वो 200 रुपीज से 240 रुपीज के बीच में होगा, सम अराउंड। तो आप अब बोली लगाइए। क्या लगाइए? बोली लगाइए कि आपको क्वांटिटी कितना चाहिए और कौन से प्राइस पे चाहिए। तो कोई होगा एक्स, उसने बोला भाई मेरे को 1000 क्वांटिटी चाहिए एट द प्राइस ऑफ ₹210। किसी ने, वाई ने कहा मुझको 5000 क्वांटिटीज चाहिए एट द प्राइस ऑफ 200 ओनली। किसी ने कहा मुझे सिर्फ 100 क्वांटिटी चाहिए एट द प्राइस ऑफ 240 ओनली, है ना? तो ऐसे धीरे धीरे रुझान आने लगेंगे, हमको पता चलने लगेगा कि कौन सा प्राइस है जिसके ऊपर लोग ज्यादा से ज्यादा परचेस करना चाहते हैं। ये बात समझ में आई? तो ये प्राइस बैंड के भीतर लोग क्या कर रहे हैं? ऑक्शन कर रहे हैं। ऑक्शन का मतलब क्या हो जाता है? नीलामी जैसा होता है ना, लोग बोली लगा रहे हैं, बिडिंग कर रहे हैं, बिडिंग। और ये बिडिंग के लिए हमने उनको ओपन मार्केट दे दिया, और इसका एक डेडलाइन रखेंगे कि इतने दिन के अंदर आपको बताना है कि आपका क्वांटिटी कितना है और आप कौन से प्राइस पे परचेस करेंगे। तो ये 5 दिन के लिए हम ये बिडिंग ओपन रखेंगे, और इसमें हमको चीजें पता चल जाएंगी कि कितनी क्वांटिटी पे कितना प्राइस लोग एक्सेप्ट। अब क्या होगा, हमको एक प्राइस रेंज मिल जाता है कि इस पे, अब देखो यहां पर आप देखेंगे ना, 5000 क्वांटिटी 200 रुपीज पे बिकने को तैयार है। बात समझ में आई? तो अगर ज्यादा क्वांटिटी किसी एक प्राइस रेंज में फिट होता है, तो हम सारे के सारे शेयर का प्राइस बाद में वही कर देंगे। इस तरीके से हम बाद में कट ऑफ प्राइस डिसाइड करते हैं। कौन सा प्राइस डिसाइड करते हैं? कट ऑफ प्राइस। कट ऑफ प्राइस क्या होता है? बिडिंग के बाद वाला प्राइस। यस सर, ये बात समझ में आई? तो पहले हमने क्या दिया है? एक प्राइस बैंड दिया। क्या दिया? प्राइस बैंड। मतलब ये, इसको हम बोलते हैं लोअर कैप, ठीक है ना? या इसको आप बोल सकते हैं फ्लोर प्राइस। क्या बोल सकते हैं? फ्लोर प्राइस। और जो अपर कैप होता है इसको हम बोलते हैं सीलिंग प्राइस। क्या बोलते हैं? सीलिंग प्राइस। मतलब ऊपर, टॉप, इससे ज्यादा प्राइस नहीं हो सकता और इससे कम प्राइस में नहीं मिल सकता। तो ये एक टाइप का क्या है? बोली लगाना हो गया। क्या लगाना हो गया? बोली। आइए रीड करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। Under this method, the issuer company determines the number of share and the issue price at which its shares will be sold by बिडिंग प्रोसेस। बिडिंग मतलब बोली लगा। बोली के तौर पर हम क्वांटिटी डिसाइड करते हैं और प्राइस डिसाइड करते हैं। मतलब यहां पर जब मैं प्रोस्पेक्टस इश्यू करूंगा, वहां पर क्लियरली फिक्स्ड प्राइस लिखा हुआ नहीं होगा, जैसे ऊपर वाले मेथड में था। ऊपर वाले मेथड में हमने तो प्राइस बता दिया था। यहां पर हम क्या देते हैं? यहां पर हम देते हैं प्राइस बैंड। प्राइस बैंड का मतलब क्या होता है? एक रेंज होता है, और उसके बीच में आपको सिलेक्ट करना पड़ता है, बोली लगानी पड़ती है। ठीक है? द कंपनी इश्यूज अ रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस। तो हम एक्चुअल प्रोस्पेक्टस इश्यू नहीं कर रहे हैं, हम पहले रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस इश्यू कर रहे हैं। आप इसको समझ सकते हो एक रफ प्रोस्पेक्टस, बट रफ वर्ड हमको यूज नहीं करना है, हमको यूज करना है रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। ठीक है? विच कंटेन्स प्राइस रेंज और प्राइस बैंड एंड आस्क द इन्वेस्टर टू बिड ऑन इट। हम उनको प्राइस बैंड देते हैं। क्या देते हैं? प्राइस बैंड। जैसा कि मैंने यहाँ पर एग्जांपल दिया, 200 से 240 रुपीज के बीच में आप बिडिंग कर सकते हैं। बराबर? द लोअर एंड ऑफ द प्राइस, जो लोअर एंड है जैसे 200 रुपीज, उसे क्या कहा जाएगा? उसे कहा जाएगा फ्लोर प्राइस। लोअर एंड को कहा जाएगा फ्लोर प्राइस। वाइल द हाईएस्ट एंड, जो हाईएस्ट एंड है,
उसे कहा जाएगा कैप प्राइस और सीलिंग प्राइस, है ना। कैप ऊपर पहनते हैं ना हम लोग, राइट, और सीलिंग कहाँ होता है, ऊपर। तो जो टॉप प्राइस है उसे कैप प्राइस कहा जाएगा या सीलिंग प्राइस कहा जाएगा, बराबर। तो ये वाला जो प्राइस है उसको आप क्या कहेंगे, फ्लोर प्राइस, और ये वाला जो प्राइस है इसे आप क्या कहेंगे, कैप प्राइस। द फाइनल प्राइस एट विच शेयर्स आर ऑफर्ड टू द इन्वेस्टर इज कॉल्ड कट ऑफ प्राइस। अब ये बिडिंग जो है वो 5 डेज के लिए ओपन रहेगा, और उसके बाद हम देखेंगे कौन से प्राइस के ऊपर सबसे ज्यादा लोग परचेस करने के लिए तैयार हैं, और उस प्राइस को फिर हम फिक्स करेंगे। फिर उससे नीचे जो लोग ने बिड किया था, फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर प्राइस डिसाइड किया 230 रुपीज, ये हमने क्या डिसाइड किया, कट ऑफ प्राइस। तो जो लोगों ने 230 के नीचे भाव लगाया था ना, बिडिंग किया था, उनको फिर शेयर नहीं मिलेगा। जिसने उसके ऊपर का बिडिंग किया था उसको ही शेयर दिया जाएगा। समझा क्या? सो फाइनल प्राइस is known as cut off price. Investor can bid any number of share that they are willing to buy. जो इन्वेस्टर है वो कितने भी शेयर बिडिंग के लिए कर सकते हैं at any price within the price band। ये प्राइस बैंड के अंदर वो कितने भी शेयर और कौन से भी प्राइस का, कौन से भी प्राइस मतलब ये जो प्राइस रेंज दिया है उसके बीच में उनको प्राइस सिलेक्ट करना है, अप्लाई कर सकते हैं। बिडिंग इज केप्ट ओपन फॉर 5 डेज। ये 5 दिन का प्रोसेस ओपन रखा जाता है, आप 5 दिन में बिडिंग कर सकते हैं। द बिड्स अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन मनी इज टू बी सबमिटेड। अब ये बिडिंग जो है वो फ्री में नहीं करते, आपको स्टार्टिंग में कुछ एप्लीकेशन मनी पे करना पड़ेगा। से फॉर एग्जांपल पर शेयर पे आपको 2 रुपीज 3 रुपीज जो कंपनी ने बोला है वो पे करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो 5 डेज के प्रोसेस के अंदर सिर्फ ऐसा नहीं कि आप बोली लगा के चले जाओगे, आपको एप्लीकेशन मनी पे करना पड़ेगा। सबमिटेड टू द लीड मर्चेंट बैंकर कॉल्ड एज बुक रनर्स। क्या बोला जाता है उनको, बुक रनर्स। उसके पास हमको बिड प्राइस जो है एप्लीकेशन मनी के साथ में जमा करना पड़ता है। वो रिटर्न्स द बिड्स इन अ, वो एंटर्स द बिड्स इन अ बुक। वो बुक के अंदर क्या करता है, ये बिड प्राइस को रिकॉर्ड करता है। आफ्टर बिडिंग इज ओवर कंपनी फिक्सेस कट ऑफ प्राइस। बिडिंग हो जाता है तो कट ऑफ प्राइस को डिसाइड किया जाता है बेस्ड ऑन हाईएस्ट और बेस्ट प्राइस एट विच ऑल द शेयर्स ऑन ऑफर कैन बी सोल्ड। तो उनको जहां लगता है कि ये प्राइस के ऊपर सारे शेयर बिक सकते हैं तो वो प्राइस को डिसाइड किया जाता है। कंपनी इश्यूज अ प्रोस्पेक्टस व्हिच कंटेन्स द फाइनल प्राइस। और इसके बाद ओरिजिनल प्रोस्पेक्टस इशू किया जाता है जिसके अंदर करेक्ट प्राइस मेंशन होता है, ठीक है ना। पहले हम लोग क्या इशू किया था, हमने इशू किया था रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, और जब प्राइस फिक्स हो गया तो हमने क्या इशू किया, ओरिजिनल प्रोस्पेक्टस, ठीक है। बुक बिल्डिंग मेथड इज यूज्ड फॉर पब्लिक इशू, फॉर एग्जांपल आईपीओ और एफपीओ। तो जो इनिशियल पब्लिक ऑफर होता है या फर्दर पब्लिक ऑफर होता है उसके लिए बुक बिल्डिंग प्रोसेस को यूज किया जाता है। जनरली कंपनी जहां पर थोड़ी कंफ्यूज होती है कि उन्हें प्राइस क्या रखना है, क्वांटिटी क्या रखनी है, ये डिसाइड नहीं कर पाते हैं, ऐसे केस में हम एक प्राइस बैंड देते हैं और लोगों को उसके ऊपर बिड करने के लिए कहते हैं। मैक्सिमम बेस्ट या बेस्ट प्राइस के ऊपर कट ऑफ प्राइस को डिसाइड किया जाता है एंड अकॉर्डिंगली फिर ओरिजिनल प्रोस्पेक्टस के अंदर इस प्राइस को रिकॉर्ड करके इशू किया जाता है। So done for the day. Thanks a lot for watching. मिलते हैं अगले एपिसोड में with some sort of new questions. तब तक के लिए बाय बाय, शुक्रिया, शबा खैर, सायोनारा, बाय बाय एवरीवन।